हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट। हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हमने अपनी लास्ट वीडियो में लोकसभा से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर किया था। आज की हमारी इस वीडियो में हम राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पार्लियामेंट का अपर हाउस यानी कि उच्च सदन कहलाता है। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस तरीके से राज्यसभा में इलेक्शन होते हैं, क्या प्रोसीजर होता है यहाँ पे कैंडिडेट को इलेक्ट करने का। दूसरी बात, राज्यसभा चेयरमैन कौन होते हैं, राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन कौन होते हैं, किस तरीके से इनका इलेक्शन होता है, क्या क्वालिफिकेशन होती है राज्यसभा मेंबर होने के लिए। राज्यसभा से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट्स को हम आज की हमारी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एक्सीलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल एक्सीलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारी वीडियोस से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। अगर आप किसी और टॉपिक पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। इलेक्शंस टू द राज्यसभा, नो द प्रोसीजर्स ऑफ इलेक्टिंग अ कैंडिडेट टू द अपर हाउस। यानी कि राज्यसभा में इलेक्शन किस तरीके से होते हैं और भारतीय संसद के उच्च सदन में किस तरीके से लोगों को इलेक्ट किया जाता है, यहाँ के मेंबर्स, यहाँ के चेयरमैन को किस तरीके से यहाँ पे नियुक्ति की जाती है। वाई राज्यसभा और काउंसिल ऑफ स्टेट, इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। A single directly elected house was considered inadequate to meet the challenges before free India by the Constituent Assembly. A second chamber known as the Council of State, यानी कि सेकेंड चैम्बर है जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है और राज्यसभा भी कहा जाता है। ये भारतीय संसद का एक और सदन है। पहला लोकसभा है और ये राज्यसभा है। लोकसभा निम्न सदन कहलाता है और राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है। Therefore was created with altogether different compositions and method of election from that of the directly elected house of the people. It was meant to be the federal chamber house elected by the elected members of assemblies of the state and two union territories in which states were not given equal representation. Apart from the elected members, provision was also made for the nominations of 12 members to house by the president. यानी यहाँ पर जो इलेक्शन होता है ये लोकसभा इलेक्शंस की तरह नहीं होते। इसमें राज्यों की असेंबलीज जो होती हैं उनके इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं और दो यूनियन टेरिटरीज पार्टिसिपेट करती हैं। इसके अलावा यहाँ पर 12 अन्य मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है उसी सदन के प्रेसिडेंट के द्वारा। कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा की कंपोजिशन किस तरीके से होती है, तो आर्टिकल 80 हमें इसकी कंपोजिशन के बारे में बताता है। यहाँ पर जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है राज्यसभा की वो होती है 250। ये याद रखिएगा कि राज्यसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है वो होती है 250, आउट ऑफ विच 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, जिसमें से जो 12 मेंबर्स रहते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। 238 जो रहते हैं वो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं और बाकी के बचे जो दो रहते हैं वो यूनियन टेरिटरी से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। द प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा हाउएवर इज 245। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है 250, लेकिन अभी प्रेजेंट जो राज्यसभा की स्ट्रेंथ है वो है 245, जिसमें से 233 जो है वो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव हैं एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी एंड दिल्ली, यानी कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों को मिला के। अब यहाँ केवल 2 यूनियन टेरिटरी पार्टिसिपेट करनी है, याद रखिएगा। पूरी 7 यूनियन टेरिटरीज पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, क्योंकि यहाँ दिल्ली और पौंडीचेरी ही सिर्फ यहाँ राज्यसभा में पार्टिसिपेट करती हैं। 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं जो कि प्रेसिडेंट द्वारा डायरेक्टली नॉमिनेट किए जाते हैं। द मेंबर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट्स आर पर्सन्स हैविंग स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। जो मेंबर्स यहाँ पर प्रेसिडेंट के द्वारा डायरेक्टली नॉमिनेट किए जाते हैं उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज या फिर स्पेशल एक्सपीरियंस और नॉलेज होना चाहिए लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विस का। एलोकेशन ऑफ सीट्स टू राज्यसभा, यहाँ पर जो राज्यसभा में सीट्स एलोकेट की जाती हैं उसका क्या प्रावधान है, तो इसके बारे में फोर्थ शेड्यूल बताता है संविधान का। प्रोवाइड्स फॉर द एलोकेशन ऑफ सीट्स टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन राज्यसभा, जो कि
यहाँ पर राज्यसभा में किस तरीके से स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की सीट्स अलोकेट होती हैं वो बताता है. The allocations of seats is made on the basis of population of each state, consequent on the organizations of state and formations of a new state. यहाँ पर पॉपुलेशन के हिसाब से हर राज्य की अलग अलग जो सीट है वो अलोकेट की जाती है. द नंबर ऑफ इलेक्टेड सीट इन द राज्यसभा allotted to the states and union territory has changed from time to time since 1952. यानी कि नंबर ऑफ स्टेट्स में नंबर ऑफ सीट्स स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में टाइम टू टाइम यहाँ पर बदलाव आता रहता है पॉपुलेशन के हिसाब से. 1952 से प्रावधान शुरू हुआ है. प्रोसेस ऑफ राज्यसभा इलेक्शन. राज्यसभा इलेक्शन की प्रोसेस क्या है? द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स एंड ऑफ द यूनियन टेरिटरी इन द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन. यानी कि यहाँ डायरेक्ट या फिर जनरल इलेक्शंस नहीं होते राज्यसभा चुनाव के लिए. यहाँ पर जो मेथड यूज होता है उसे कहते हैं हम इनडायरेक्ट इलेक्शन. The representative of each state and two union territories are elected by the elected member of the legislative assembly. यानी कि यहाँ पर जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी से रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन के लिए आते हैं वो कौन होते हैं? वो लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर ही होने चाहिए. एंड बाय द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज और दैट यूनियन टेरिटरी. और यूनियन टेरिटरी के लिए इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर ये होने चाहिए. As the case may be in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote. अब यहाँ पर proportional representation system चलता है single transferable vote. तो यहाँ पर जो डायरेक्ट इलेक्शन है वो नहीं होते राज्यसभा में, इनडायरेक्ट इलेक्शन मेथड चलता है. इलेक्शन टू राज्यसभा. प्रोसीजर क्या है यहाँ पर राज्यसभा इलेक्शंस का? तो द राज्यसभा सीट कोटा फॉर ईच स्टेट इज फिक्स्ड एज पर शेड्यूल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यहाँ पर राज्यसभा इलेक्शन के लिए हर राज्य या फिर यूनियन जो दो यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें नंबर ऑफ सीट्स जो है वो फिक्स्ड है. ये हमारा शेड्यूल 4 हमारे संविधान का बताता है. इलेक्शन टू 1/3 ऑफ दीज सीट्स अकर एवरी 2 years. यानी कि इनमें से 1/3 सीट पर हर 2 साल में इलेक्शंस होते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ स्टेट वेयर देयर इज राज्यसभा इलेक्शन फॉर 3 सीट्स. Let there be only 2 parties in the Legislative Assembly. Party A has 100 seats and Party B has 40 seats. Both parties can field 3 candidates each for the 3 Rajya Sabha seats. यानी कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एग्जाम्पल भी लिया जा रहा है. वन थर्ड की बात हो रही है. 1/3 सीट्स फिल करते हैं हर 2 साल में. 1/3 सीट फिल करते हैं राज्यसभा की. तो यहाँ पर ये कहा गया है कि राज्यसभा इलेक्शन की 3 सीट्स फिल करना है. तो यहाँ 2 पार्टीज हैं, पार्टी ए और पार्टी बी. पार्टी ए के पास 100 सीट्स है और पार्टी बी के पास 40 सीट्स है. लेकिन बोथ पार्टीज को क्या करना है? 3 कैंडिडेट ईच चाहिए. यानी दोनों को सिर्फ 3 कैंडिडेट्स देने हैं राज्यसभा की सीट फिल करने के लिए. तो इस तरीके का प्रोसीजर होता है राज्यसभा में. To win a Rajya Sabha seat, a candidate should get a required number of votes. That number question is found out using the below formula. अब यहाँ पर राज्यसभा सीट को जीतने के लिए कैंडिडेट को रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वोट की जरूरत होती है. तो वो किस तरीके से यहाँ पर अलोकेट होता है? उसका फॉर्मूला ये है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स प्लस 1 एंड प्लस 1. यानी कि जितने नंबर ऑफ वोट्स आए उन्हें डिवाइड किससे किया जाएगा? राज्यसभा की सीट से, उसमें +1 करके अनदर +1. तो इस तरीके से जो निकलेगा वो नंबर ऑफ वोट्स होंगे. नंबर ऑफ वोट्स जिसके पास ज्यादा होंगे डेफिनेटली वही राज्यसभा की सीट जीतेगा. कैन राज्यसभा गेट डिसॉल्व? अब यहाँ एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या राज्यसभा भी लोकसभा की तरह डिसॉल्व होती है? लोकसभा कब डिसॉल्व होती है? जब वहां पे जो मेन कौन होते हैं लोकसभा में? प्रेसिडेंट. क्योंकि यहाँ पर प्रेसिडेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर, उनकी यहाँ पर काउंसिल बनती है. तो अगर वो अपना वोटिंग बैंक साबित नहीं कर पाते हैं लोकसभा में तो यहाँ लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है. या फिर किसी तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ वायलेट करते हैं लॉ को, तो फिर यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो डिसॉल्व हो जाती है या फिर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है. कुछ कंडीशंस होती हैं. तो क्या उसी तरीके से राज्यसभा भी डिसॉल्व हो सकती है? तो राज्यसभा इज परमानेंट बॉडी एंड ऑल्सो कॉल्ड अ कंटिन्यूइंग चैम्बर. तो इसका जवाब ये है कि राज्यसभा क्या होती है? एक परमानेंट बॉडी है. लोकसभा एक परमानेंट बॉडी नहीं है. लोकसभा हर 5 साल में क्या होती है? हम कह सकते हैं रिन्यू होती है. हर 5 साल में यहाँ पर एक फ्रेश इलेक्शंस होते हैं और यहाँ पर एक नई लोकसभा, नए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स
यहाँ पर बनते हैं। तो इसीलिए हर 5 साल बाद लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन लोकसभा की तरह राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती, बिकॉज ये एक परमानेंट बॉडी है। राज्यसभा हैज नो स्पेसिफिक टेन्योर एंड इट कीप्स ऑन रनिंग, देयरफॉर इट इज नेवर डिसॉल्व। राज्यसभा परमानेंट बॉडी है, और दूसरी बात, इसका कोई भी स्पेसिफिक टेन्योर नहीं होता, कोई टाइम पीरियड इसका नहीं होता, इसीलिए कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकती। एवरी सेकेंड ईयर 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर, यानी कि हर दूसरे साल, जैसा कि हमने पढ़ा, इसके जो 1/3 मेंबर है वो क्या होते हैं, रिटायर हो जाते हैं। तो वैकेंट सीट्स को फुल करने के लिए हर 2 साल में यहाँ पर फ्रेश इलेक्शंस किए जाते हैं। नॉमिनेशंस आर टेकन अपॉन एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर, यानी कि जो थर्ड ईयर है वहां पर उस टाइम पर ये इलेक्शंस होते हैं। Representation of the People Act 1951 authorizes the President to make provision to govern the order of retirement of the member of the Rajya Sabha। यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के बाद से ये प्रेसिडेंट ने ऑथोराइज किया था, ये प्रावधान बनाया गया था कि यहाँ के क्या प्रोसीजर है राज्यसभा के मेंबर्स का रिटायर होने का। उस हिसाब से यहाँ पर हर 2 साल में राज्यसभा के मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं, और हर 2 साल में नए चुनाव किए जाते हैं उन खाली वैकेंट सीट्स को भरने के लिए। पर राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती। हु इज राज्यसभा चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन, यानी कि राज्यसभा के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन कौन होते हैं। तो सबसे पहले राज्यसभा के चेयरमैन के रोल के बारे में जानते हैं। ये अपर हाउस के मेन चेयरमैन होते हैं। इनको रिमूव कैसे किया जाता है, ही कैन बी रिमूव्ड एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इन्हें कभी भी चेयरमैन के पद से रिमूव किया जा सकता है, पर कब, while the resolution is moved he cannot preside the house as chairman, through he can be part of the house, speak in the house। लेकिन अगर ये रेजोल्यूशन पास होता है कि इन्हें चेयरमैन के पद से हटा दिया जाता है, तब भी ये उस सदन का हिस्सा तो रहेंगे, उस सदन में बोल भी सकते हैं, पर ये चेयरमैन नहीं रहेंगे। इज ही अ मेंबर ऑफ द हाउस, तो ये मेंबर ऑफ द हाउस नहीं होते। अगर ये चेयरमैन की पदवी पर है तो ये चेयरमैन ही कहलाएंगे। कैन ही वोट इन द हाउस, ही कैन नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंट। ये वोट नहीं कर सकते, पर ये वोट कब कर सकते हैं, यानी कि जब पहले चुनाव हो रहे हैं तो ये वोट नहीं कर सकते। लेकिन कहते हैं ना, टाई हो गया हो, जब दोनों पार्टीज के वोट इक्वल है या इक्वालिटी की कंडीशन आती है, तो चेयरमैन के एक वोट से एक पार्टी जीत सकती है, इसलिए तब ये वोट करने का अधिकार रखते हैं। इसके बाद आते हैं डेप्यूटी चेयरमैन। तो ही प्रेसाइड्स द अपर हाउस व्हेनेवर गिवन बिलो कंडीशंस अराइज। ये उच्च सदन में बोलने का और प्रिसाइड करने का अधिकार रखते हैं, पर कुछ कंडीशंस में। कब, जब जो चेयरमैन है उनकी सीट वैकेंट हो, वो प्रेजेंट ना हो, when chairman vice president has to act as president, यानी कि जब चेयरमैन, यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करे। अब आप देखिए, यहाँ पर राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं। तो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति, जो कि इस वक्त है एम वेंकैया नायडू जी। तो यहाँ पर राज्यसभा के चेयरमैन कोई अलग से नहीं होते, बल्कि जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं उन्हें ही यहाँ पर राज्यसभा के चेयरमैन की पदवी दी जाती है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति, किसी वजह से उनके पद पर उपस्थित नहीं है और उनका पद वाइस प्रेसिडेंट संभाल रहे हैं, तो यहाँ राज्यसभा की जो चेयरमैनशिप है वो फिर वो होल्ड नहीं कर सकते। तो उनको कौन होल्ड करेगा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। When chairman is absent from the sitting, अगर चेयरमैन किसी कारण से एब्सेंट है, तो यहाँ पर डेप्यूटी चेयरमैन का काम होता है। इन ऑल 3 केसेस डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हैज ऑल द पावर्स ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। यानी केवल इन 3 कंडीशन में ही डेप्यूटी चेयरमैन को चेयरमैन के सारे अधिकार प्राप्त होते हैं राज्यसभा में। अगर चेयरमैन नहीं है, या चेयरमैन एज अ प्रेसिडेंट सर्व कर रहे हैं, या फिर चेयरमैन एब्सेंट है किसी कारण से, तो ही डेप्यूटी चेयरमैन यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। He can be removed by a resolution passed by a majority of all the members of Rajya Sabha। इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है डेप्यूटी चेयरमैन को, अगर राज्यसभा के सभी मेंबर्स यहाँ पर मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास करते हैं तो। The resolution to remove him can be moved only after giving 40 days advance notice, यानी कि 14 दिन का एडवांस नोटिस दिया जाता है रेजोल्यूशन के लिए। He a member of the house, तो बिल्कुल इनको सदन का सदस्य माना जाता है, लेकिन जो चेयरमैन है उन्हें नहीं माना जाता, कि वो चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इसलिए, लेकिन ये सदन के सदस्य होते हैं।
When he presides as the chairman, he too cannot vote in the first instance. अगर ये डेप्यूटी चेयरमैन है तो ये वोट कर सकते हैं, लेकिन अगर ये एज अ चेयरमैन सर्व कर रहे हैं तो ये वोट नहीं कर सकते। पर ये वोट किस कंडीशन में कर सकते हैं? उसी कंडीशन में ये वोट कर सकते हैं जब यहाँ इक्वालिटी की कंडीशन होती है। When chairman is present in the house, deputy chairman is an ordinary member in the house and can speak, participate in proceeding and even vote in the questions of house. यानी कि जब चेयरमैन राज्यसभा में प्रेजेंट है तो डेप्यूटी चेयरमैन का यहाँ कोई काम होता ही नहीं है, वो एक ऑर्डिनरी मेंबर की तरह होते हैं और सदन के हर कार्य में पार्टिसिपेट करते हैं वोटिंग में। His salary is charged on consolidated fund of India, यानी कि भारत की consolidated fund में से इनकी सैलरी चार्ज की जाती है। अब क्वालिफिकेशन क्या जरूरी है राज्यसभा का सदस्य होने के लिए? तो सबसे पहला कि वो इंडिया का नागरिक होना चाहिए, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, मस्ट बी नॉट लेस देन 30 ईयर ऑफ एज, 30 साल से कम उम्र नहीं होनी चाहिए, मस्ट बी रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टोरल फॉर अ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी आप राज्यसभा के मेंबर बन सकते हैं। तो याद रखिएगा कि जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। चेयरमैन कह लीजिए, स्पीकर कह लीजिए। हु इज द लीडर ऑफ राज्यसभा? तो राज्यसभा के लीडर कौन होते हैं? लाइक लोकसभा, राज्यसभा ऑल्सो हैड अ लीडर हु इज अ मिनिस्टर एंड अ मेंबर ऑफ द हाउस एंड इज नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू फंक्शन एज सच। यानी कि यहाँ पर जैसे कि लोकसभा है, वहां पे राज्यसभा में भी लीडर होते हैं जो कि मिनिस्टर होते हैं या फिर हाउस के मेंबर होते हैं, इन्हें प्राइम मिनिस्टर द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। व्हाट इज द रोल ऑफ राज्यसभा इन द पैसेज ऑफ मनी बिल? यानी कि मनी बिल के संबंध में राज्यसभा का क्या रोल है? तो हमने यहाँ लोकसभा के बारे में जब डिस्कस किया था तो ये पढ़ा था कि मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में इसे इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता। तो सेम यहाँ पर भी यही कहा गया है कि राज्यसभा कैन नॉट इंट्रोड्यूस, राज्यसभा में मनी बिल को नहीं लाया जाता, इसीलिए उसे इंट्रोड्यूस करने की, उसे रिजेक्ट करने की या फिर उसमें कोई संशोधन करने की, उसे वापस करने की किसी भी तरह की कोई शक्ति राज्यसभा के पास नहीं होती, क्योंकि इसे इंट्रोड्यूस ही नहीं किया जाता है मनी बिल को राज्यसभा में। हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज आर देयर इन राज्यसभा? यानी कि यहाँ पर कितने डिपार्टमेंट्स हैं, कितनी स्टैंडिंग कमिटीज हैं राज्यसभा में? तो टोटल यहाँ पर 8 स्टैंडिंग कमिटीज हैं। इसके बारे में हम कुछ लिंक्ड आर्टिकल्स हैं जो कि स्टैंडिंग कमिटीज या पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में बताते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। तो अभी के लिए जान लीजिए कि राज्यसभा में 8 स्टैंडिंग कमिटीज हैं। डिपार्टमेंट्स कह लीजिए या फिर स्टैंडिंग कमिटीज हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर राज्यसभा में टोटल 8 स्टैंडिंग कमिटीज हैं। विच हाउस इज मोर पावरफुल एंड वाई? अब यहाँ एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि लोकसभा और राज्यसभा, संसद के दो सदन में से कौन सा हाउस, कौन सा सदन ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा पावरफुल है? तो लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा इन ऑलमोस्ट ऑल मैटर्स। तो यही सही है कि लोकसभा राज्यसभा से ज्यादा ताकतवर है किसी भी मैटर में। ताकतवर इसलिए कहा गया है, ताकतवर इन द सेंस ये नहीं कि युद्ध में ताकतवर है, नहीं, यहाँ पर कुछ इश्यूज, कुछ बिल्स, इन सभी से रिलेटेड जो ज्यादा से ज्यादा चीजें हैं वो लोकसभा में पास करवाई जाती हैं। Even in those matters in which the constitution has placed both houses on an equal footing, the Lok Sabha has more influence due to its greater numerical strength. यानी कि कुछ ऐसे भी मैटर्स हैं जहाँ पर संविधान ने दोनों सदनों को बराबर अधिकार दिया है कि वो दोनों अपने अपने यहाँ पर वोट कर सकते हैं उससे रिलेटेड, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर जो लोकसभा है ये ज्यादा इन्फ्लुएंसिव है और यहाँ पर ग्रेटर न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है, क्योंकि किसी भी बिल को पास करवाने में भी हेल्प करती है, दूसरी बात किसी भी मैटर को रिजॉल्व भी फटाफट कर देती है। तो इसीलिए ये कहा गया है कि भाई लोकसभा ज्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू राज्यसभा, क्योंकि कुछ बिल्स ऐसे भी हैं जो राज्यसभा में ले जाए ही नहीं जाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से ही पास होते हैं। तो यहाँ पर हमने राज्यसभा से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और आर्टिकल्स को कवर किया हुआ है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा कि पार्लियामेंट का सेकेंड हाउस है राज्यसभा, जिसे अपर हाउस कहते हैं, इसको उच्च सदन कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये परमानेंट बॉडी होती है, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है लोकसभा की तरह, और इसका कोई कार्यकाल भी नहीं होता कि इतने कार्यकाल के बाद
इसे डिसॉल्व कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता, इसका कोई कार्यकाल नहीं है। हर 2 साल में इसके चुनाव होते हैं, क्योंकि यहाँ के जो मेंबर्स हैं वो हर 2 साल में कुछ 1/3 मेंबर्स जो हैं वो रिटायर्ड हो जाते हैं, तो उन वैकेंट सीट्स को फुल करने के लिए राज्यसभा में हर 2 साल में चुनाव किए जाते हैं। लेकिन ये डिसॉल्व नहीं होती है। इसके जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर जो भी कोई होता है वही राज्यसभा के चेयरमैन कहलाते हैं। तो यहाँ हमने राज्यसभा से रिलेटेड सभी टॉपिक्स पर डिस्कस किया है। आई थिंक इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। लेकिन अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। जय हिंद, जय भारत।